नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जैन नेगी मैथमेटिक्स में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग हेल्दी होंगे और अच्छी प्रिपरेशन दोस्तों आपने स्टार्ट कर दी होगी उत्तराखंड एलटी मैथ्स की। दोस्तों मार्च 2024 में आपका एग्जाम शेड्यूल किया गया है यूके ट्रिपल एससी के द्वारा। जल्द ही दोस्तों आपको नवंबर में इसके फॉर्म देखने को मिलेंगे। पोस्टों की संख्या भी दोस्तों इसमें इंक्रीज होने की पूरी संभावना है। अभी तो 657 है, लेकिन आने वाले समय में 1300 पदों पर आपको भर्ती देखने को मिल सकती है। ऐसे में आपके लिए दोस्तों बड़ा बेहतरीन मौका निकल कर आ रहा है। हमारी भी दोस्तों विशेष सीरीज चल रही है उत्तराखंड एलटी गणित 2024 की। इसमें अभी तक दोस्तों हमने 3 पार्ट्स अपलोड कर दिए हैं। हमने जो पहला पार्ट है दोस्तों वो था टाइप ऑफ मैट्रिक्स पर बेस्ड। देखिए मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट आपका पहला इंपॉर्टेंट कोर टॉपिक है। इसको दोस्तों हम टॉपिक वाइज आपके लिए वैल्यूएबल कंटेंट इसमें लेकर आ रहे हैं। इसमें हमने पहला आपको टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बताया था। इसके बाद दोस्तों जो अगला पार्ट था इसमें हमने आपको एलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्सेस के बारे में बताया था। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आया था दोस्तों उसमें हमने डिटरमिनेंट्स और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया था। अगर आप अभी तक आपने 3 पार्ट्स नहीं देखे दोस्तों ज़रूर देख लेना, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और आज हम दोस्तों एक नया पार्ट लेकर आए हैं जिसमें हम आपको इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बताएंगे। इसकी प्रॉपर्टीज़, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स के बारे में भी बताएंगे। ये पार्ट आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो माइनर्स का मतलब क्या होता है कि इफ वी डिलीट द ith रो एंड jth कॉलम passing through the element aij of the matrix of order n, so the determinant of square submatrix of order n minus 1 is denoted as a minor of element aij। तो इतनी लंबी चौड़ी डेफिनेशन का सीधा सीधा सा मतलब ये है कि अगर हम पे aj एंट्री है तो उससे पास होने वाली रो और कॉलम को डिलीट कर दो तो बाकी हम पे क्या बच जाएगा भाई। जैसे 3x3 है, 3x3 के बाद क्या बचेगा भैया, 2x2 का बचेगा, यानी कि n-1 का ऑर्डर का हम पे डिटरमिनेंट बचेगा। उसी को दोस्तों हम क्या बोल देंगे, MIJ से, यानी कि माइनर ऑफ दिस एलिमेंट इसको दोस्तों बोला जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि मान लेते हैं A21 का निकालना है तो A21 का क्या हो जाएगा, देखिए जैसे A21 है तो आप ये डिलीट मारेंगे। ठीक है, अब जरूरी नहीं है, माइनर का मतलब ये नहीं है। अब आप जैसे मान लेते हैं आपके पास 4x4 की मैट्रिक्स होती तो जो उसमें माइनर निकलेंगे वो क्या निकलेंगे, 3x3 के निकलेंगे। अगर आपके पास ऑर्डर 5 की मैट्रिक्स है तो उसमें माइनर क्या निकलेंगे, 4x4 के निकलेंगे। ठीक है ना, ये चीज आपने यहाँ पर समझनी है। ठीक है, इसके बाद बात आती है कोफैक्टर की। तो कोफैक्टर कैसा है कि अगर आपके पास MIJ माइनर है तो उसको दोस्तों आप क्या करेंगे, -1 की पावर i प्लस जे से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको दोस्तों क्या मिल जाएगा, कोफैक्टर मिल जाएगा। तो MIJ दोस्तों क्या होता है, सॉरी, जो कोफैक्टर होता है यानी कि जो AIJ होता है दोस्तों क्या होता है, -1 की पावर i प्लस जे MIJ के बराबर होता है। तो अगर आपसे कोई बोलेगा कि भैया A26 का माइनर निकालो, ठीक है, तो दैट विल बी इक्वल्स टू M26। और अगर आप इसका कोफैक्टर निकालेंगे यानी कि A26 तो दैट विल बी इक्वल्स टू -1 की पावर 2 प्लस 6 M26 के बराबर होगा, यानी कि -1 की पावर 8 यानी कि M26 के ही दोस्तों वो बराबर होगा। ठीक है, तो ये चीज दोस्तों आपने यहाँ पर समझनी है। अब M26 का मतलब क्या है दोस्तों, आपके पास 6x6 की आपके पास डेफिनेटली एक मैट्रिक्स होगी और उस मैट्रिक्स में दोस्तों जो उस A26 जो एलिमेंट है उसके से पास होने वाले रो एंड कॉलम को जब आप डिलीट करेंगे तो आपके पास 5x5 का दोस्तों एक माइनर आएगा, उसी को दोस्तों हम M26 से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये आपने यहाँ पर समझना है। और उसके बाद हम उसके आगे अगर जब साइन को कंसीडर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कोफैक्टर मिल जाएगा। तो ये दोस्तों इसका तरीका होता है। ठीक है, अब देखिए जैसे इसमें कुछ क्वेश्चन है, फाइंड ऑल माइनस, तो आप दोस्तों क्या कर सकते हैं, सारे के सारे माइनस को इसमें निकाल सकते हैं। ध्यान रखना है कि जो माइनस जब निकालते हैं तो वी डू नॉट कंसीडर द साइन। जैसे 2 का माइनर निकालना है तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 3 का माइनर निकालना है तो 4 हो जाएगा। 4 का माइनर निकालना है तो 3 हो जाएगा और 5 का माइनर निकालना है तो 2 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर हमें कोफैक्टर निकालने होते तो जो 2 का कोफैक्टर है दोस्तों वो तो होता 5 होता, लेकिन जो 3 का कोफैक्टर होता दोस्तों वो -4 होता। ऐसी 4 का कोफैक्टर होता तो 3 होता, तो लेकिन 5 का जो कोफैक्टर होता है वो -2 होता है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों साइन है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो माइनर कोफैक्टर निकालने आपको आनी चाहिए। ऐसी दोस्तों जैसे यहाँ पर कोफैक्टर निकालने के लिए बोला है तो जैसे अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इसका अगर आप कोफैक्टर निकालेंगे तो वो 2 आ जाएगा, लेकिन अगर आप इसका कोफैक्टर निकालने की कोशिश करेंगे तो -8 हो जाएगा। ऐसी दोस्तों अगर आप इसका कोफैक्टर निकालेंगे तो हो जाएगा माइनस 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 का आपका +6, और जो 2 है 2 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, -3 के बराबर हो जाएगा। तो ऐसे करके दोस्तों आपने यहाँ पर समझना है। ठीक है, इससे पीछे दोस्तों शायद मैंने थोड़ा सा जल्दीबाजी में गलत बता दिया, एक बार मैं देख लेता हूँ। यहाँ पर दोस्तों एक चीज ध्यान रखना कि जो यहाँ पर क्या किया था मैंने, यहाँ पर 4 का जो कोफैक्टर है माइनस होगा, ये वाला आपका प्लस होगा। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक,
यहाँ पर जो साइन होता है ना, ये जो इसका जो साइन होता है क्या होता है, ये होता है प्लस, यहाँ पर होता है माइनस, यहाँ पर होता है माइनस, यहाँ पर होता है प्लस, ठीक है। तो ये थोड़ा जल्दबाजी में बता दिया मैंने, तो इस तरह से आप इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो साइन को कंसिडर करना और कुछ नहीं है, बस उसी के अकॉर्डिंग आपने इनको कर लेना है, ठीक है। तो ये आपके इसके क्या आ गए, कोफैक्टर आ गए, ठीक है। अब देखो आपने जो कोफैक्टर निकाले, देखो ध्यान से देखो, ये आपने क्या निकाले, कोफैक्टर निकाले। सो ये A11 है, देखो ये हो गया A11, ये हो गया A12, यहाँ पर हो जाएगा A1 A21 एंड ये हो जाएगा A22, ठीक है। ध्यान रखना कि अगर मैं कहीं पर कुछ गलत होगा तो मुझे जरूर बताना, मैंने जल्दी जल्दी में मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो अब दोस्तों अगर मैं दोस्तों इसकी एक मैट्रिक्स लूं, तो उसको दोस्तों हम बोलते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, कोफैक्टर मैट्रिक्स बोलते हैं, ओके। जैसे कि इस कोफैक्टर मैट्रिक्स को कैसे दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे A11 A12 A21 A22, इसको हम क्या बोलेंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स बोलेंगे। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, यहाँ पर रख दो वैल्यू, हो जाएगा 2, हो जाएगा -8, यहाँ पर हो जाएगा 6 और यहाँ पर हो जाएगा -3, ठीक है। तो ये क्या हो गई, कोफैक्टर मैट्रिक्स हो गई, ठीक है। अब इस कोफैक्टर मैट्रिक्स का जब मैं ट्रांसपोज ले लूंगा, यानी कि दोस्तों यहां पर इसका ट्रांसपोज में क्या करूंगा, रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दूंगा, तो A11 यहां पर हो जाएगा A12, ये हो जाएगा A21 और ये हो जाएगा A22। इसी को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए इसको बोलते हैं, ठीक है। सो एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब क्या होता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए का ट्रांसपोज, ठीक है। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अब हम बात करेंगे दोस्तों एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। सो हमें करना क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए, लेट हमारे पास दोस्तों कोई Aij n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, देन एडजॉइंट ऑफ ए इज डिफाइंड एज द ट्रांसपोज ऑफ अ कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। दिस इज कोफैक्टर मैट्रिक्स, यहाँ पर कैपिटल Aij से दिखाया है। तो आपने सिंपली करना क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए को आपने कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालनी है और दोस्तों उसका क्या कर देना है, ट्रांसपोज करना है। देख सकते हैं आप A11 A12 A13 ऐसे हो गया नीचे, यानी कि जो रो थी वो कॉलम में कन्वर्ट होगी, A21 A22 A23, यहां पर इस तरह से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द वे वी कैन फाइंड एडजॉइंट ऑफ एनी मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहां पर से दोस्तों आप अगर आप इसको देखें, तो आप इसको ध्यान से देखें, जैसे अगर आप मान लेते हैं, अगर आप 2x2 है, तो 2x2 का अगर आप एडजॉइंट निकालना चाहते हैं, तो आप पहले एक बार, जैसे मैं आपको एक प्रॉपर वे दिखाऊंगा, फिर उसमें मैं आपको बताऊंगा कि भाई किस तरह से आप इसको शॉर्टली बहुत जल्दी आप इसको निकाल सकते हैं। तो जैसे A11 है, तो आप इसको ध्यान से देखें, तो अगर मैं कहूँ तो A11 है वो 3 के बराबर आएगा, इसके बाद जो A12 है, सॉरी A11 आपका 2 के बराबर आएगा, और जो A12 है वो -8 के बराबर आएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर आप A21 निकालेंगे, तो वो एक्चुअली दोस्तों आपका क्या आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो आ जाएगा आपका 6 के बराबर, एंड A22 है, यानी कि यहाँ वाला दोस्तों आपका क्या आ जाएगा, 3 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। सो अगर आप दोस्तों इसका जब ट्रांसपोज लेंगे, यानी कि जब आप इसका ट्रांसपोज लेंगे, तो A11 और नीचे A12, यानी कि 2 यहाँ पर आएगा, -8 यहाँ पर आएगा, 6 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, ठीक है। सो दैट इज नोन एज अ एडजॉइंट ऑफ ए। इसको हम क्या बोलेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए से दिखाएंगे। कोफैक्टर मैट्रिक्स का हमने दोस्तों क्या ले लिया, ट्रांसपोज ले लिया, ठीक है। सो आप यहाँ पर से दोस्तों अगर आप देखते हैं तो क्या निकल के आता है, कि जब आपको दोस्तों एडजॉइंट निकालना होता है, यानी 2x2 डिटरमिनेंट का, तो आपने सिंपली करना क्या होता है कि यहाँ और यहाँ आपस में इंटरचेंज करो, और यहाँ भी आपस में इंटरचेंज करो, लेकिन साथ ही साथ क्या करो, माइनस भी लगा दो, ठीक है। ये इसका दोस्तों क्या रहता है, तरीका रहता है, ठीक है। तो एक शॉर्ट ट्रिक है जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, तुरंत एडजॉइंट को निकाल सकते हैं। तो अगर आपके पास देखो मैट्रिक्स है ये वाली, तो अगर आपको इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, तो आप इसको कैसे निकालेंगे, देख के डायरेक्टली आप क्या करो, इन दोनों का आपस में इंटरचेंज कर दो। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, इसको भी आपस में इंटरचेंज करो, लेकिन यहाँ पर जहां पर माइनस है वहां प्लस कर दो, जहां पर प्लस है वहां पर क्या कर दो, माइनस कर दो। ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, एडजॉइंट को निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये आपसे थोड़ा क्या हो जाएगा, थोड़ा जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का एक तरीका, कैसे निकालोगे फिर से देख लो, आपने क्या करना है, इनको आपस में इंटरचेंज करना है। जो आपके पास ये वाले जो एलिमेंट्स, इनको आपस में इंटरचेंज करो, इनको आपस में इंटरचेंज करोगे, साथ ही क्या लगा दोगे, माइनस लगा दोगे, ठीक है। जैसे और मैं एक एग्जांपल और देता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ भैया 1 2 3 4, अगर आपने इसका निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सिंपली यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ पर दोस्तों आपके लगा देंगे -2 और यहाँ पर आ जाएगा -3, ठीक है। तो ये दोस्तों आपने यहाँ पर समझना है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं।
तो ये दोस्तों यहाँ पर चीजें, ठीक। अब दोस्तों इसके बाद एक और महत्वपूर्ण रूल, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रूल है, जिसको कि दोस्तों हम यहाँ पर दिखाया गया है। देखिए सबसे पहले ये जो नोट मैंने यहाँ पर किया है, इसको आपने समझना है। द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स टू इट्स एडजॉइंट इज इक्वल टू द यूनिट मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय द डिटर्मिनेंट ए। बहुत महत्वपूर्ण रूल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल में से एक। इसको समझेंगे। ये कहना चाह रहा है कि अगर आप किसी एडजॉइंट ऑफ ए को उसकी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए करते हैं, तो इसकी जो वैल्यू होती है मैट्रिक्स, मतलब कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के बराबर होती है। अब ये आई है, डिपेंड करेगा कि ए कौन सी मैट्रिक्स है। अगर मान लेते हैं ए अगर आपकी 3x3 की मैट्रिक्स है तो यहाँ पर i3 आएगा। अगर मान लेते हैं n×n की मैट्रिक्स है तो यहाँ पर क्या आएगा, n आएगा। समझना है, ठीक है। अगर ये n×n की मैट्रिक्स होगी, यानी कि ऑर्डर ऑफ n की मैट्रिक्स होगी, इसको समझना है किस तरह से होगा, ठीक है। तो a इंटू जो एडजॉइंट ऑफ ए होता है दोस्तों, वो हमेशा क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन के बराबर होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इस चीज को समझना है। जैसे मान लेते हैं मैं इसको 3x3 से आपके सामने प्रूफ करूंगा। तो जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक मैट्रिक्स है इस तरह की, ये है A11 A12 A13, यहाँ पर है A21 A22 A23, ये है A31 A32 A33। और मान लेते हैं मैं इसका एडजॉइंट ऑफ ए जब मैं निकालूंगा, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, इसकी कोफैक्टर मैट्रिक्स का, कोफैक्टर मैट्रिक्स देख लो आप, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ठीक है। यानी कि A12 A13 ऐसे लिखना पड़ेगा मुझे। यहाँ पर लिखूंगा A21 A22 A23, यहाँ पर लिखूंगा मैं A31 A32 A33, ठीक है। अब इसको हमने करना है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई दोस्तों आप किस तरह से करते हैं, देखिए मैं करूंगा a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। इट सिंपली मीन्स दैट कि यहाँ पर मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा A11 A12 A13, हो जाएगा A21 A22 A23 31 32 A33, मल्टीप्लाई करेंगे A11 A21 A31, ऐसे ही A12 A22 A32 A13 A23 एंड A33, ठीक है। अब आपको दोस्तों पता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मतलब पहली रो आपको चाहिए, यहाँ पर C11 चाहिए। C11 का मतलब होता है पहली रो और पहला कॉलम, ठीक है। तो पहली रो देखो, ये है पहली रो और पहला कॉलम, यानी कि A11 कैपिटल A11 A12 कैपिटल A12 A13 कैपिटल A13, ठीक है। इसके बाद जो अगला रूल होता है, अगला होता है C12, यानी कि पहली रो दूसरा कॉलम। पहली रो दूसरा कॉलम का मतलब हो गया A11 A21 A12 A22, ठीक है, और प्लस A13 A23, ठीक है। अभी दो इनफ है समझाने के लिए। अगर आप पहले वाले को दोस्तों ध्यान से देखें, तो ये दोस्तों मैंने अभी आपको रूल बताया था, दिस इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। अगर आप कोई रो है उसको उसके रिस्पेक्टिव कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। इसकी जो वैल्यू है डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर होगी। समझ रहे हैं। अब देखो अगर आप दूसरे वाले को ध्यान से देखो, तो ये मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी रो को के रिस्पेक्ट में ओपन करते हो डिटरमिनेंट को, और उसको दूसरे रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हो, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, जीरो होती है, जो कि हमारा सेकंड रूल था, ठीक है। तो इसी रूल को आपने समझना है। इसकी वैल्यू होती है डिटरमिनेंट ऑफ ए के बराबर, और इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, जीरो के बराबर। अब अगर आप इसका तीसरा एलिमेंट देखेंगे, तो तीसरा एलिमेंट क्या आएगा, तीसरा एलिमेंट होता है C13। C13 का मतलब पहली रो तीसरा कॉलम, पहली रो मतलब हो गया A11 A31, देखिए ऐसी A12 A32, ये इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे, प्लस A13 A33। तो अब अगेन दोस्तों आप क्या करें, इस रो को के रिस्पेक्ट में ओपन करें और दूसरी रो, मतलब कि ये तीसरी रो के डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करें।
इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, अब सेम प्रोसेस दोस्तों यहाँ पर चलेगी ऐसी। दोस्तों आप क्या करेंगे, इसका अब देखिए, अब आपको अगला क्या चाहिए, अगला आएगा C21, सेकंड रो पहला कॉलम, सेकंड रो पहला कॉलम, A21 A11 A22 A12 A23 A13, क्या वैल्यू आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। अब अगला देखो, अगला क्या होगा, C22, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो दूसरी रो और दूसरा कॉलम, यानी कि A21 कैपिटल A21 A22 कैपिटल A22 A23 कैपिटल A22, दिस इज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। ठीक है, अब ऐसे ही अगला निकालेंगे C23, यानी कि सेकंड रो तीसरा कॉलम, सेकंड रो तीसरा कॉलम, यानी कि डिफरेंट रो डिफरेंट कोफैक्टर, इसकी वैल्यू भी क्या होगी, 0। सेम ऐसी तीसरी रो पहला कॉलम 0, तीसरी रो दूसरा कॉलम 0, तीसरी रो तीसरा कॉलम, सेम रो सेम कोफैक्टर, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। ठीक है, अब अगर मैं इसको प्रॉपर्ली लिखूं तो कैसे लिखूंगा, इसको मैं ऐसे लिखूंगा, इसको मैं ऐसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 0, यहां पर आ जाएगा 0 डिटरमिनेंट ऑफ ए 0, यहां पर आ जाएगा 0 0 डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है, अब बिकॉज ये दोस्तों आपकी मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स है तो भैया क्या हो सकता है कि भैया जो पूरा डिटरमिनेंट ऑफ ए है दोस्तों वो बाहर आ जाएगा, अंदर बच जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू I3। ठीक है, अब इसी रूल को हम क्या कर सकते हैं, nth तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं, वहां पर भी सेम कंडीशन होती। सो यहां से दोस्तों ये हो गया भैया a इंटू एडजॉइंट ऑफ a जो होता है वो आपका एडजॉइंट ऑफ a इंटू ए के बराबर होता है, और इसकी जो वैल्यू होती है डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आई के बराबर होती है। अब आई का जो ऑर्डर है वो a पे डिपेंड करेगा, अगर ये आई एन है मतलब ऑर्डर ऑफ ए एन एन है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, n के बराबर होगी। तो ये चीज दोस्तों यहाँ पर आपने समझनी है। ठीक है, तो ये पहला रूल जो बहुत महत्वपूर्ण है, आपने इसको समझना है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आप इसको यहां पर समझ सकते हैं। ठीक है, यहां पर तक दोस्तों आपको क्लियर हुआ है रूल। ठीक है, अब इसी में दोस्तों, इसी जो रूल है, इसी रूल में भी दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, कई सारे चीजों को समझ सकते हैं। मान लेते हैं दोस्तों कि अगर हमसे कोई बोलता है कि इसी रूल के से अगर हम इसको समझना चाहें, देखिए हमने एक चीज यहां पर से समझ ली कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है, अभी हमने इसको देखा था यहाँ पर समझ के, कि जो एडजॉइंट ऑफ ए होता है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन के बराबर होता है। मान लेते हैं इसको छोटे से समझते हैं कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए है, मान लेते हैं बराबर है, यही चीज है, ये हमारे पास आई डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0 डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, अब दोस्तों सपोज करो मैं इसको डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर लूं, यानी कि मैं इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए लिख लूं, तो क्या मिलेगा, यानी कि मैं बाहर से डिटर्मिनेंट लगा दूं, अब ये मैट्रिक्स है, मैं इसको डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर दे रहा हूं, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0 डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी कि अब होगा क्या कि डिटरमिनेंट ऑफ ए यहां से भी यहां से भी यहां से भी कॉमन आएगा, एक्चुअली हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 3, और अंदर क्या बच जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है दोस्तों, अगर आप उसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करेंगे तो इसकी जो वैल्यू होती है हमेशा क्या होती है, 1 के बराबर होती है। आप इसको कैलकुलेट कर लो, आप इसको इसके रिस्पेक्ट में खोल दो तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो इसकी जो वैल्यू है डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 3 आ गई। सो यहाँ से अब हमने अभी रूल पढ़ा कि डिटरमिनेंट ऑफ जो ए बी होता है वो होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ से जो एडजॉइंट ऑफ ए है वो एक्चुअली यहाँ से आप देखेंगे ये नंबर है, ये भी आपका एक नंबर है, तो ये हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 2। यहाँ से एक रूल निकल के आया, यहाँ से क्या रूल निकल के आया कि अगर इसको हम जनरलाइज करेंगे, मान लेते हैं कि अगर मान लेते हैं ए, अगर आपके पास यहाँ पर तो ए 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स थी, अगर मान लेते हैं ए एन क्रॉस इनकी मैट्रिक्स होती, तो उस केस में
डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए होता दोस्तों, वो क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 के बराबर हो जाता। यही आप करते, ठीक है। यहां पर से क्या आता, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n कॉमन आ जाता, ठीक है। और आप फिर इसको इस तरह से कैलकुलेट कर लेते हो। यानी कि यहां से दोस्तों एक रूल निकल के आया कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए होता है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 के बराबर होता है, ठीक है। तो इस रूल को आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, ओके। इस तरह से दोस्तों आप इसको समझ सकते हैं। तो कभी कभार आपसे क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए पूछा जा सकता है, तो उसकी जो वैल्यू होती है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 के बराबर हो सकती है, ठीक है। कभी कभार आपसे दोस्तों इस तरह से हो सकता है कि मान लेते हैं ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 and the value of determinant of A is 2, so find the value of determinant of adjoint of A आपसे पूछा जा सकता है। या फिर हो सकता है कि आपको या फिर हाँ, वैसे आपको डिटरमिनेंट ऑफ ए ही दिया होगा। मान लेते हैं इसकी जो वैल्यू है 2 है, आपसे बोला जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए निकालो। तो इसकी जो सिंपली जो वैल्यू है दोस्तों क्या हो जाएगी, 2 की पावर में n-1 यानी कि 4-1, तो इट विल बी इक्वल्स टू 8, ठीक है। इस तरह से दोस्तों हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब दोस्तों हमारे पास एक महत्वपूर्ण थ्योरम था, उस थ्योरम की मदद से दोस्तों अब हम निकालेंगे इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स निकालना, ठीक है। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स निकालने से पहले दोस्तों इस मैट्रिक्स को सिंगुलर होना नहीं है, नॉन सिंगुलर होना आवश्यक है, नॉन सिंगुलर। अब हमने कल दोस्तों जब आपको इंट्रोडक्शन वीडियो दी थी मैट्रिक्स की, तो उसमें हमने बताया था कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर उसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, तो वो क्या कहलाती है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स दोस्तों कहलाती है। अदरवाइज वो क्या कहलाती है, सिंगुलर कहलाती है, अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। तो उसके बारे में अभी मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। तो एक मैट्रिक्स है वो सिंगुलर कब होगी, जब उसका डिटरमिनेंट 0 हो जाता है। और अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर तब होगी जब डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है ना। तो एक जो मैट्रिक्स है वो इन्वर्टेबल कब कहलाती है, अगर दोस्तों एक और स्क्वायर मैट्रिक्स बी इस तरह से एग्जिस्ट करती है जिसका ऑर्डर सेम होता है, अगर ए बी इंटू बी ए बराबर आई आ जाए, यानी कि ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए हो, जो कि आई के बराबर हो। तो दोस्तों इस केस में जो बी होता है दोस्तों वो ए का इनवर्स कहलाता है। वो क्या कहलाता है, बी ए का इनवर्स कहलाता है, ठीक है। अभी हमने रूल पढ़ा कि भैया ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के बराबर होता है, ठीक है। नाउ अगर दोस्तों इस आई को मैं उठा के यहां ले जाऊं तो ये हो जाएगा ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए बराबर हो जाएगा आई, ठीक है। नाउ आप देख सकते हैं कि ये जो बी है, ये जो बी है यहाँ पर दोस्तों, ये जो बी है वो यहाँ पर ये रूल है। मतलब कहने का मतलब है कि अगर मैं इसको बी से रिप्लेस कर दूं तो वी विल गेट ए बी बराबर बी ए बराबर आई। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो ये टर्म है ये बी का काम कर रहा है। यानी कि जो बी है दोस्तों आपका क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी कि दोस्तों ये ए इनवर्स के बराबर है। तो ए इनवर्स की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर होती है, प्रोवाइडेड दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का सीधा सा मतलब है कि अगर आपने एक मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है तो आपको दोस्तों उसको सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। अगर वो नॉन सिंगुलर है तो देन आप दोस्तों उसका इनवर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक। ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये दोस्तों आपके कुछ महत्वपूर्ण नियम। अब हम बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टी के बारे में, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टियां हैं उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स की। इनवर्स स्क्वायर मैट्रिक्स तभी एग्जिस्ट करती है अगर ए नॉन सिंगुलर है, यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है। इनवर्स हमेशा क्या होता है, यूनिक होता है। कहने का मतलब है कि अगर ए बी, मान लेते हैं कि मैट्रिक्स के दो इनवर्स हैं बी और सी, तो अगर ए बी बराबर आई है और ए सी बराबर भी आई है,
तो ए बी बराबर क्या होना चाहिए, ए सी होना चाहिए। ठीक है, अब क्योंकि दोस्तों ये मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो ए इनवर्स से हम क्या कर देंगे, प्री मल्टीप्लाई कर देंगे, प्री मल्टीप्लाई इस तरह से कर देंगे बोथ साइड। ठीक है, सो दैट विल बिकम ए इनवर्स इनटू ए सी, क्योंकि हमने पढ़ा था कि भाई जो मैट्रिक्स होती है वो क्या करती है, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करती है। यहाँ पर बी हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा, तो ये तो जो वैल्यू दोस्तों आई होती है, तो बी बराबर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक है, तो जो इनवर्स होता है मैट्रिक्स का, वो दोस्तों हमेशा क्या होता है, यूनिक होता है। ये चीज आपने समझनी है। तो कोई भी जो मैट्रिक्स है उसका हमेशा क्या होगा, यूनिक होगा इनवर्स। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। अब अगला चीज है, ए एंड बी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर इफ ए बी बराबर बी ए बराबर आई। कहने का मतलब ये है कि ए और बी आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि ए इंटू ए इनवर्स बराबर अगर आई है, तो ए का इनवर्स ए इनवर्स है, और एक इनवर्स का जो इनवर्स है वो कौन है, ए है। तो अब दोस्तों यहां से एक थ्योरम निकल के आता है कि जो ए इनवर्स का इनवर्स होता है वो क्या होता है, ए के बराबर होता है। भाई जैसे हमने कहा कि भैया ए और बी है वो एक दूसरे के इनवर्स हैं, बी का इनवर्स ए है और ए का इनवर्स बी है। तो अगर मैं कहता हूँ ए इंटू ए इनवर्स बराबर आई, तो ए का जो इनवर्स है वो ए इनवर्स है, तो सिमिलरली ए का इनवर्स, ए इनवर्स का जो इनवर्स है वो ए है। सेम चीज वही तो है ना। तो ए इनवर्स का जो इनवर्स होता है वो क्या होता है, ए के बराबर होता है। ओके, अब इसके बाद देखिए ये चीज लिखी हुई है, ए इंटू ए इनवर्स बराबर होता है इनवर्स इंटू ए बराबर आई, वेयर ए आर इज नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, इसके बाद एक अगला बहुत महत्वपूर्ण थ्योरम जिसको हम रिवर्सल ऑर्डर भी बोलते हैं, बहुत बार ये बहुत बार काम भी आता है, बहुत बार पूछा भी जाता है। ठीक है, हर बार ये काम ही आता है। सो ए बी का जो दोस्तों ए और बी मान लेते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर की, देन ए बी इन्वर्टेबल है इफ बोथ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर। अगर ए और बी अगर आपके स्क्वायर मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर की, तो हम कहेंगे कि भाई ए बी का इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब ए और बी दोनों के दोनों क्या होंगे, नॉन सिंगुलर होंगे, यानी कि दोनों का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, यानी कि दोनों के दोनों इन्वर्टेबल होंगे, तभी जाके ए बी भी इन्वर्टेबल होगा। अगर इन दोनों में से एक भी अगर आपकी सिंगुलर निकल गई, तो उस केस में आपका क्या होगा कि ए बी का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, और जो ए बी का इनवर्स है उसकी जो वैल्यू है वो एक्चुअली क्या होती है दोस्तों, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के बराबर होती है। ठीक है, जैसे हम अभी तक पढ़ते हुए आए हैं, तो ए बी का जो इनवर्स होता है वो क्या होता है, बी इनवर्स इंटू इनवर्स के बराबर होता है। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, क्योंकि ए बी को अगर मैं ए बी के इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आता है, आई आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आनी चाहिए। भैया आप देखो मॉडर्न अलजेब्रा पूरी पढ़ के आ गए हैं, तो अगर मैं ए बी को अगर मैं बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा, तो देखते हैं क्या आता है भैया, एसोसिएटिव लॉ लगेगा बीच में। तो बी इंटू बी इनवर्स तो दोस्तों आई के बराबर होता है, तो अगर आप देखेंगे तो ए इंटू आई, ए इनवर्स तो क्या आ गया, आई आ गया। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो वैल्यू है और यहाँ पर जो ये जो वैल्यू है, दोनों एक ही काम कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जो ए बी का इनवर्स है वो आपका क्या होना चाहिए, बी इनवर्स इंटू इनवर्स के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ए बी का इनवर्स क्या होता है। अब इसको दोस्तों जनरलाइज भी किया जा सकता है। मान लेते हैं कि अगर आपके पास ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एक्स वाई जेड तक आपके पास इन्वर्टेबल स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो दोस्तों अगर आप उन सबका इनवर्स निकालना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरह से करेंगे, z का इनवर्स इंटू वाई का इनवर्स, x का इनवर्स, d का इनवर्स, c का इनवर्स, b का इनवर्स इंटू a के इनवर्स के बराबर होता है। तो इस तरह से दोस्तों आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों जैसे अगला मैंने आपको नियम बताया कि a इनवर्स का जो इनवर्स होता है वो हमेशा क्या होता है, a के बराबर होता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगली चीज क्या है दोस्तों, ट्रांसपोज से रिलेटेड है, कि अगर कोई मैट्रिक्स है उसका अगर हम दोस्तों ट्रांसपोज लें और देन उसका इनवर्स करें, तो एक्चुअली दोस्तों क्या होता है, ए इनवर्स के ट्रांसपोज के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि ए ट्रांसपोज का जो इनवर्स है वो ए इनवर्स के ट्रांसपोज के बराबर होता है। यानी कि अगर आपको कोई मैट्रिक्स दे और आपसे बोले कि भाई इसका ट्रांसपोज का इनवर्स निकालो, तो आप उसको ये भी कर सकते हैं कि उसमें पहले इनवर्स निकालो, देन उसका क्या कर लो, आप उसका आप क्या कर लो, ट्रांसपोज कर लो। ठीक है, तो दोनों की जो वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, क्योंकि इसमें सिंपल है ना, हमने पढ़ा था कि जो डिटर्मिनेंट है उसमें रो एंड कॉलम को आपस में इंटरचेंज करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जो ए है वो आपके क्या होता है, ए ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट के बराबर होता है। ठीक है, तो यहीं से रूल आपका निकल के आ जाता है। ठीक है, तो ए ट्रांसपोज का इनवर्स बराबर होता है इनवर्स के ट्रांसपोज के बराबर है। ठीक है, इसके अलावा देखो यहाँ पर एक शॉर्टकट मेथड दी हुई है कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है, ठीक,
और अगर आप उसका इन्वर्स निकालना चाहते हैं जल्दी में, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, ए इनवर्स को जो निकालने का तरीका रहेगा वो रहेगा 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने की जो शॉर्ट टेक्निक है दोस्तों, आप क्या करेंगे, ए और डी को आपस में इंटरचेंज कर देंगे। यहाँ पर से क्या हो जाएगा, डी और ए हो जाएगा, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस यहाँ पर बी आ जाएगा, यहाँ पर आपका माइनस सी आ जाएगा, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर होगा माइनस बी, यहाँ पर हो जाएगा माइनस सी। ठीक है, इसको सही कर लेंगे। और डिवाइडेड में दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए दैट विल बी इक्वल्स टू ए डी माइनस बी सी। ए डी माइनस बी सी, इस तरह से आप इसको दोस्तों निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों एक तरीका रहता है इसको कैलकुलेट करने का। यहाँ पर एक चीज थोड़ा सा इसको करेक्ट करेंगे, एक बार देख लेते हैं ये क्या है। ये हो जाएगा आपका A11। A11 क्या हो गया आपका, D के बराबर हो गया। अगर हम करेंगे A12 तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस सी के बराबर हो जाएगा ना। उसके बाद हो जाएगा A21 तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ बी, और A22 करेंगे तो ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हो जाएगा डी माइनस सी। अरे यार ठीक तो है, ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ पर ये जो आपका हुआ ना, ये तो आपस में इंटरचेंज हुए, यहाँ पर क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, ठीक किया हुआ है वो ठीक किया हुआ है, थोड़ा सा मैंने गलत बता दिया, इसको ध्यान रखना। इसकी वैल्यू यही रहेगी। यहाँ पर क्या था, ये और ये आपस में इंटरचेंज होंगे और इसमें क्या होगा, माइनस लग जाएगा, यहाँ पर माइनस लग जाएगा। ठीक है, कोफैक्टर मैट्रिक्स में इस बार एडजॉइंट निकालना है ना, इसको जरा करेक्ट कर लेना। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना, ये थोड़ा सा गलत हो गया। इससे पहले भी जो रूल बताया था उसमें थोड़ा सा माइनर संशोधन कर लेते हैं। इसमें यहाँ पर संशोधन कर लेते हैं। इसमें हमने क्या बताया था, यहाँ पर बताया था, कहाँ गया, ये वाला बताया था ना। तो इसमें भी ऐसे ही होगा है, इसमें थोड़ा गड़बड़ हो गई है। यहाँ पर क्या होगा कि जैसे इसका करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, 2 और 3 हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, -8 और 6 हो जाएगा। ठीक है, इसको आपस में इंटरचेंज नहीं करना, वो गड़बड़ कर दी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2 और -3 हो जाएगा, बस माइनस लग जाएगा। ठीक है, ये बात देख लेते हैं। देखो, जैसे ये है ना, A11 है तो इसका तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। A12 का कितना आ जाएगा, ये 2 है तो यहाँ पर आ जाएगा -3, तो यहाँ पर -3 नीचे आना चाहिए। ठीक है, फिर ऐसे ही अगर आप A21 करेंगे तो इसके बदले यहाँ पर -2 आना चाहिए, और यहाँ पर A आपका 22 है तो इसके बदले यहाँ पर 1 आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आप इसमें आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं, यहाँ पर आप माइनस लगा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेना। ठीक है, अब देखेंगे अगला, आपको यहाँ पर निकालना है इसका ए इनवर्स। ठीक है, तो जरा निकाल के देखो इसको, ए इनवर्स की जरा वैल्यू अब आप निकाल के देखेंगे कि ए इनवर्स कैसे निकाला जाएगा। थोड़ा सा इसको देखें। 4x4 डिटरमिनेंट को सॉल्व करने की शॉर्ट ट्रिक, अरे 4x4 को सॉल्व करने की शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, देखो उसको तो हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से ही करते हैं ना, तो ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ही होता है वो सॉल्व। ऐसा कोई शॉर्ट ट्रिक तो नहीं है, उसको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से ही सॉल्व किया जाता है। उस हम कोशिश करते हैं कि भैया एक जो रो है उसके 3 एलिमेंट को 0 कर दें, देन उसके बाद उसको ओपन करते हैं। ठीक, कोई एकदम कोई ऐसी कोई स्पेशल शॉर्ट ट्रिक नहीं है 4x4 को सॉल्व करने की।
वैसे देखा जाए तो गॉस जॉर्डन मेथड होती है ना, गॉस जॉर्डन मेथड में हम क्या करते हैं कि जैसे कोई रो है या कोई कॉलम है, तो उसमें हम उसके 3 एलिमेंट को 0 कर देते हैं, उसके बाद उसके रिस्पेक्ट में उसको ओपन कर देंगे। जैसे मान लेते हैं आपके पास कोई 4x4 की मैट्रिक्स है, तो आप क्या करेंगे, जैसे ये है A11 है, A12 है, A13 है, A14 है, तो आप कोशिश ये करें कि इसको 0 कर दें, देन इसके रिस्पेक्ट में आप ओपन कर दें, फिर उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, 3x3 का माइनर आ जाएगा, उसको आप सॉल्व करें। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का जो तरीका है, वो बेसिक जो तरीका है वो यही है कि आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करें, तो उससे ही होता है वो। अब वो प्रैक्टिस से आती है वो चीज, कोई ऐसा नहीं है कि कोई मैं कोई पर्टिकुलर रूल बताऊं कि हाँ ऐसे करो ऐसे हो जाएगा, तो वो तो नहीं हो पा सकता। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिसको थोड़ा सा आप देख के कर सकते हैं, उसमें क्या होता है कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं तो एक ही बार में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा उसमें तो आपको थोड़ा लगना पड़ेगा। 4x4 के जो डिटरमिनेंट के क्वेश्चन आते हैं वो थोड़ा इजी आते हैं, ऐसे कोई लंबे नहीं आते। तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि जो एक ही बार में सॉल्व हो जाते हैं, आपको खुद ही पता लग जाएगा कि हाँ इस तरह का क्वेश्चन है, वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, उनका पैटर्न होता है फिक्स, उस पैटर्न के हिसाब से उनको सॉल्व करोगे तो हो जाते हैं वहां पर। बाकी कोई आपसे ऐसा नहीं आएगा कि बिल्कुल लंबा चौड़ा सा क्वेश्चन ना, उसका कोई ना कोई एक मतलब एक शॉर्ट टाइप का होगा क्वेश्चन। इसको आप दोस्तों सॉल्व करें, इसमें ए इनवर्स निकालें जरा। अभी हमने जिस इसको देखा है, तो सबसे पहले दोस्तों इसका डिटर्मिनेंट निकालें। डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, चलिए निकालें। क्या है ये, 3 - 3 4 है, 2 - 3 4 है, 0 - 1 1 है, ऐसे यहाँ पर लिख लेते हैं। चलो इसी में से निकालते हैं जो अभी हमने ट्रिक सीखी। 3 2 0 -3 - 3 -1। ठीक है, तो कैसे करते हैं दोस्तों, इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, इसका 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 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 3 9 -9 प्लस ये हो जाएगा 0 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 4 दूनी 8 यानी कि -8। ठीक है, फिर माइनस ऐसी मल्टीप्लाई करो, देखो ये हो जाएगा 4 3 12 तो 0 हो जाएगा, प्लस 4 3 12 -1, सॉरी ये, अच्छा हाँ ठीक है, 4 3 12 ठीक तो है, 4 3 12 हो गया, ये हो गया आपका -12। एंड फिर प्लस यहाँ से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -6। ठीक है, तो 9 और 8 हो गया 17, -12 और 6 18, प्लस 18 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर से आप देखें तो वैल्यू कितनी आ जाती है, 1 आ जाती है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो आपका कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक, आपको क्या निकालना है दोस्तों, इसका इनवर्स निकालना है। तो आप क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। तो इसका मतलब है आपको कोफैक्टर मैट्रिक्स दोस्तों बनानी पड़ेगी। ठीक है, आप डायरेक्टली बना सकते हैं, तो जरा बना के देखो भाई क्या आता है। आपको फाइनली क्या करना होगा, बाय द इसके बाद मॉड ऑफ ए से डिवाइड करना होगा। तो थोड़ा सा एक बार एक काम करके जरा निकालो कि क्या आता है, देखो। सबसे पहले आप क्या करेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे। तो कोफैक्टर को ध्यानपूर्वक निकालना है, मैं डायरेक्टली निकालूंगा, आप इसको चाहें तो थोड़ा सा समय लेके कर सकते हैं। जैसे मुझे क्या करना है, सबसे पहले इसका कोफैक्टर निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको और इसको डिलीट कर दूंगा, यहाँ पर से आ जाएगा 3 और -3 और +4, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, मैं ध्यानपूर्वक देखना कि मैं कैसे कैसे करते चले जा रहा हूँ। फिर इसके बाद दोस्तों मैं क्या करूंगा, इस वाले का निकालूंगा, इस वाले को निकालूंगा, तो यहाँ पर दोस्तों इस तरह से हो जाएगा 2 और 0, तो 2 आ जाएगा, लेकिन आगे से साइन को भी ध्यान रखूंगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ठीक है, फिर ऐसे ही फिर इसके रिस्पेक्ट में खोलूंगा, तो मैं यहाँ पर से इस तरह से सॉल्व करूंगा, यहाँ पर आ जाएगा -2, इसका जो साइन और प्लस ही रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आपके आगे पहले वाले के कोफैक्टर। ऐसे ही फिर आप दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ वाले का कोफैक्टर निकालेंगे, इस वाले का दोस्तों हम निकालेंगे। इसका ध्यान रखना कि साइन होता है वो आपका क्या होता है, माइनस होता है। तो पहले आप इसको सॉल्व करें, ये हो जाएगा -3 + 4 यानी कि 1, लेकिन यहाँ पर आ जाएगा माइनस। ऐसे इसको भी सॉल्व करेंगे, इसका साइन होता है प्लस, तो 3 × 3, तो यहाँ पर 3 ही आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके रिस्पेक्ट में बोलेंगे, इसका साइन होता है आपका माइनस, तो -3 आएगा, तो लेकिन ये आपका +3 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए आपके सेकंड रो के कोफैक्टर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, थर्ड रो का कोफैक्टर निकालना है। तो ऐसे ऐसे करके सॉल्व करोगे, 4 3 12 4 3 12, तो यहाँ पर आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर से आप खोलोगे तो इसका साइन होता है माइनस, ये ध्यान रखना है। 4 3 12 4 दूनी 8, तो 4 ही बचेगा। ठीक है, 4 3 12 4 दूनी 8, तो 4 बचेगा, लेकिन साइन है माइनस,
फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा 3 3 9 और 3 दूनी 6, यानी कि -3 यहाँ पर आपका आ जाएगा। ठीक है, सो बस यही आपका दोस्तों क्या आ गया, इनवर्स आ गया। क्यों आ गया इनवर्स? क्योंकि इसकी जो वैल्यू तो 1 है, तो डिवाइडेड बाय 1 भी करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप दोस्तों कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी और आपके सारे कॉन्सेप्ट्स हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एंड प्रॉपर्टीज, माइनर एंड कोर फैक्टर आपके क्लियर होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।